हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम पल्मोनरी एडिमा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पल्मोनरी एडिमा इज़ अ कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी एडिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लंग्स होते हैं उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है एबनॉर्मली। ठीक है, उस कंडीशन को हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। दिस कंडीशन इज़ एन इमरजेंसी विच रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट। ये कंडीशन एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एटियोलॉजी है। तो फर्स्ट है कार्डियोजेनिक कॉजेज। ठीक है, दिस कॉजेज में रिजल्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। तो जो कार्डियोजेनिक कॉजेज होते हैं उनमें क्या आता है, जैसे कि ये रिजल्ट हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर का। इस कंडीशन की वजह से पल्मोनरी एडिमा देखा जाता है पेशेंट में। तो जो कार्डियोजेनिक कॉजेज होती हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। पहला है फ्लूइड ओवरलोड रिजल्टिंग फ्रॉम आईवी थेरेपी किडनी फेलियर। ठीक है, अगर फ्लूइड का ओवरलोड हो गया है बॉडी में, ठीक है, आईवी थेरेपी की वजह से हो सकता है या किडनी फेलियर की वजह से हो सकता है। अगर बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया यानी कि जो हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, ठीक है, उस कंडीशन में भी पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो एल्वोलाई हैं ये नॉर्मल है यहाँ पर, लेकिन इनमें क्या हुआ है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है एयर सैक में। इसकी नेक्स्ट एटियोलॉजी है नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज। दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स विच लीड टू इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज में क्या आएगा, इसमें जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, Due to these conditions, hydrostatic pressure increase and leads to edema and fluid extravasation। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन कंडीशन की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और एडिमा की कंडीशन और फ्लूइड एक्स्ट्रावेसेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट कॉज होता है न्यूरोलॉजिकल कॉज, जिसमें ये क्यों होता है, हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हो सकता है और सीजर की वजह से हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रैंगुलेशन का मतलब ये होता है कि ये कंडीशन होती है जिसमें जब नेक को कंप्रेस कर दिया जाता है तो ब्रेन में प्रॉपर मात्रा में जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाता और ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती, इसे हम ट्रैंगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट कॉजेज आता है अदर कॉजेज, जिसमें सीवियर इन्फेक्शन होता है। सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन में भी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर और आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन। आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन में क्या होता है, जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो आर्टरी और वेन होते हैं जहाँ पर वो कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। लेकिन इस मालफॉर्मेशन में ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आर्टरी और वेन्स होते हैं वो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है और वहाँ की जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हो सकता है पल्मोनरी एडिमा। एक्यूट लंग्स इंजरी बाई पॉइजनस गैसेस। ठीक है, पॉइजनस गैसेस की वजह से एक्यूट लंग इंजरी हो जाए उस कंडीशन में पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। नैरो आर्टरी की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। थोरासेंटेसिस एक प्रोसीजर होती है जिसमें हम लंग्स की जो लेयर होती है वहाँ पे जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है तो नीडल को इंसर्ट करके हम उसे बाहर निकालते हैं फ्लूइड को। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर भी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। ठीक है, ये कॉज एक बन सकता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये सिंड्रोम मैंने पिछली वीडियो में ही आपको पढ़ाया था। ये जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है इस कंडीशन की वजह से भी पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पल्मोनरी एडिमा के। तो इसमें क्या होगा, पर्सन को रेस्टलेसनेस फील होगी, क्रैकल्स फील होंगे। ठीक है, क्रैकल्स मतलब क्या होता है, एक ध्वनि आती है जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो उस टाइम पे कुछ चटकने की आवाज आती है दोनों लंग से, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रैकल्स। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल साउंड S3 एंड S4 ऑन ऑस्कल्टेशन करने पर हमें एबनॉर्मल साउंड की प्रेजेंस रहेगी S3 और S4। ठीक है, कुछ अदर साइन सिम्टम्स है जैसे कि ब्रीथलेसनेस होगी पर्सन को, साइनोटिक नेल्स बेड्स होंगे। ठीक है, प्रोक्सिमल नॉक्चुरल डिस्पीनिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, लेग एंड एबनॉर्मल स्वेलिंग, कफिंग एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स।
यहाँ पर साइनोटिक नेल्स बिट्स का क्या मतलब होता है, इसमें जो पर्सन के नेल्स होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, ठीक है, ब्लू और वायलेट कलर के हो जाते हैं, क्योंकि पर्सन को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, कम हो गई है, इस वजह से उसे साइनोटिक नेल बिट्स हो जाते हैं, इसे हम साइनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पैरोक्सिमल नॉक्सिडल डिस्पीनिया। इसमें क्या होता है, जब पर्सन सोता है, पेशेंट सोता है, तो उसे सोने के जस्ट कुछ घंटे बाद ही उसे अचानक से मतलब सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है और पर्सन नींद से जग जाता है, नाइट में ही पर्सन को होता है। डिस्टेंडेड नेक वेन्स, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी नेक की जो जुगुलर वेन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बल्ज हो जाती है और हमें वो विजिबल होने लगती है।